दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक देख कर के आप चौंकिए नहीं। आज का टॉपिक मैंने अपने खुद के ज़िंदगी के अनुभव के ऊपर रखा हुआ है। टॉपिक है परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ ऑनेस्टली इज़ सुसाइडल इन कस्टम्स। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैं 1985 के दिसंबर में 16 दिसंबर 1985 को तब के बॉम्बे कस्टम्स में प्रिवेंटिव ऑफिसर के तरीके से भर्ती हुआ था। उससे पहले मैं आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रहा था। वहां पर मेरा एडमिशन अगस्त 84 में हुआ था। उसके पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं एमफिल पूरी कर नहीं पाया था और मैंने आईआईटी में पीएचडी के लिए ज्वाइन किया था। किन्हीं कारणों से वो घर के ही कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से मुझे पीएचडी छोड़ करके कंपटीशन देने पड़े और उसके तहत मुझे बॉम्बे कस्टम्स में प्रिवेंटिव ऑफिसर की नौकरी मिल गई और मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं वहां पर नौकरी करता रहा, शादी हो गई, बच्चे हो गए। 1998 के मार्च में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके हाई कोर्ट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाकर के अपनी सीनियरिटी लिस्ट को बनवाया और उस वजह से हमें मार्च की 31 को 98 में प्रमोशन मिला और हम अधीक्षक सीमा शुल्क बन गए। उस समय मेरी पोस्टिंग हवाई अड्डे पर थी। वहां से निकला जब तो मुझे एक वेयरहाउस में पोस्ट किया गया जो घोड़बंदर रोड पर है और बयानदर में। वहां पर मैंने 99 पूरा निकाला। वहां से निकलने के बाद 2000 की जनवरी में मुझे स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच एक्सपोर्ट मुंबई में पोस्ट कर दिया गया। वहां पर मेरे अलावा 2 सुपरडेंट और थे। एक अब तो स्वर्गवासी हो गए हैं, सुबोध तनेजा साहब थे और दूसरे बीसी मंडल साहब थे। हम 3 सुपरडेंट थे और जिस समय मैंने वहां पर ज्वाइन किया था उस समय वहां पर 3 अप्रेजर थे। एक अप्राइजर थे जगदीश शरण, दूसरे अप्राइजर थे विधान चंद्रा और तीसरे अप्राइजर थे वहां पर आरके मीना। इसके अलावा वहां पर 2 प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ करते थे। एक कीर्ति राठौड़ थी और दूसरी रेखा मटकायकर थी। एक एग्जामिनर थे हिमानी, केपी हिमानी उनका नाम था। तो 3 अप्राइजर, 3 सुपरडेंट 6 और 2 प्रिवेंटिव ऑफिसर 8 और एक एग्जामिनर 9, इतने लोगों का स्टाफ था। हमारे एसआईबी एक्सपोर्ट में उस समय एक टेक्निकल असिस्टेंट जिसे क्लर्क बोलते हैं वो भी नहीं था और कीर्ति राठौड़ हमारे डिस्पैच का और क्लर्क का काम करती थी। हाँ, इस 2 और प्रिवेंटिव ऑफिसर मैं भूल रहा हूँ, एक मधुकर दिवे थे और दूसरे डीएस कोंडे थे। तो 4 प्रिवेंटिव ऑफिसर और एक एग्जामिनर 5 और 3 अप्रेजर 8 और 3, हम 11 लोग थे। बाहर हमारे पास में एक सिपाही था और हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स जेपीएमबी परेरा हुआ करते थे। जब हमने ज्वाइन किया तो मुझसे जेपीएमबी परेरा ने पूछा, तुम प्रिवेंटिव से आए, कितने केस किए, क्या किया, ये किया, वो किया। वो अप्राइजिंग कैडर से थे
तो उनको थोड़ा सा प्रिवेंटिव कैडर वालों से थोड़ा सा पता नहीं क्यों नाराजगी रहती थी। 2-3 महीने तक जो भी वो काम बोला करते थे हम उसे किया करते थे, लेकिन हमारे को कोई काम ठीक से नहीं दिया गया था। मई के महीने में परेरा साहब के कहने पर हमने जाकर के एक एक्सपोर्टर के यहाँ पर सर्च किया। वो डीपीबी में कुछ बर्तन यूटेंसिल्स एक्सपोर्ट करता था, उसमें डीपीबी ज्यादा ले रहा था, ऐसा कुछ केस था। उस केस को मेरे को दिया गया हैंडल करने के लिए। मैं उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था। इसी बीच में जगदीश सरन, अच्छा उस समय हमारे एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे एसके सोमवंशी साहब, इनको 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका था और वो हफ्ते में 1 बार 2 बार मीटिंग लेते थे। लेकिन जैसा कि कस्टम्स में, बम्बई कस्टम्स में एटीट्यूड है, वो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स को ज्यादा भाव नहीं देते या प्रिवेंटिव सुप्रीम को भाव नहीं देते, वो लोग अप्रेजर लोगों को ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो मई के महीने में जगदीश सरन साहब को और केपी हेमानी को, इन 2 लोगों को एक सीक्रेट मिशन पे बड़ौदा भेजा गया। वहां पे जाकर के उनका काम यह था कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती है, उसके बारे में वेरिफिकेशन करना था। जब ये टीम वहां पहुंची तो वहां से उन लोगों ने फोन किया कि यहाँ पर ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट नहीं है। जब ये खबर आई वहां से तो जेपीएम पेरेरा साहब ने मुझे और तनेजा साहब को शाम को बोला कि आप जाकर के सीएचए के यहाँ सर्च करिए। 8 जून की बात है वो। 8 जून को शाम के टाइम करीब 7 बजे ऑफिस बंद होने के बाद हम लोग वहां पर रेड चैम्बर में उनका ऑफिस था, हम लोग वहां पर जाकर के खड़े हो गए, चाय वाय पी रहे थे। बारिश हुई थी बहुत ज्यादा उस दिन मुंबई में। तो हमारे को इन्फॉर्मेशन ये थी कि 8 बजे के आसपास में कोई एक आदमी अंदर आता है, वो डॉक्यूमेंट लेकर के आता है, उसको आपको देखना है। जब वो आदमी अंदर घुसेगा सीएचए के ऑफिस में तब उसको आपको पकड़ना है। हम लोग गए, वहां पर खड़े थे, चाय वाय पी रहे थे, बड़ा पाव खा रहे थे। इतने में एक आदमी अंदर घुसा डॉक्यूमेंट लेकर के, और वो जब बिल्डिंग के अंदर गया तो हम लोगों ने उसका पीछा किया, और जब वो सीएचए के ऑफिस में घुसा तो हम लोग भी वहां पर घुस गए। वहां पर जो सीएचए था उसको सर्च वारंट दिखाया और वहां पर सर्च किया। वहां से डॉक्यूमेंट लेकर के और उस आदमी को लेकर के आ गया कस्टम हाउस में। जब कस्टम हाउस में आ गए तो परेरा साहब ने हमें बोला कि आप सीएचए का स्टेटमेंट ले लो, इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टर का स्टेटमेंट लो। जब ये दोनों स्टेटमेंट पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप इस आदमी का, जिसको आप सीएचए के ऑफिस से पकड़ के लेकर के आए, उसका स्टेटमेंट लो। मैंने पहले सीएचए का स्टेटमेंट लिया। सीएचए क्या, वो सीएचए का लड़का था, उसका स्टेटमेंट लिया। उसके बाद ट्रांसपोर्टर का स्टेटमेंट लिया। मॉर्निंग में जब परेरा साहब वापस आए तो उन्होंने हमारे को, जिस आदमी को हमने सीएचए के ऑफिस से पकड़ा था, उसका स्टेटमेंट को बोला। उस आदमी ने हमारे को अपना नाम गलत बताया था, लेकिन उसके पैन कार्ड के हिसाब से और ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से उसका नाम कुछ और निकला। उसका बयान मैंने लिया सेक्शन 108 ऑफ कस्टम्स एक्ट में, और उसके बयान के हिसाब से हम लोगों ने आफ्टरनून में 9 तारीख को, जिसके लिए वो काम करता था, उसके ऑफिस में और उसके घर पे जाके सर्च किया। वहां से सर्च करने के बाद जब हम लोग शाम को वापस आए 9 तारीख की शाम को, तो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ परेरा साहब और सोमवंशी साहब, उस आदमी को हम लोगों ने अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद उसको आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में रात भर डाल दिया, और मॉर्निंग में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने का था 10 तारीख को। 10 तारीख को जब वो कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ तो उषा अय्यर करके वहां पे मजिस्ट्रेट थी, एडिशनल सीएमएम थी, उन्होंने उसको 14 दिन के लिए रिमांड में भेज दिया।
उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट से परमिशन लिया कि इसको जेल से ला करके उसका स्टेटमेंट लेना है, और वही हम लोग करते रहे। जेल में जाते थे अर्थर रोड, वहां से उसको लेकर के आते थे और उसका स्टेटमेंट लिया करते थे। इस बीच में हम लोगों ने जिस आदमी के लिए वो काम करता था उसको समन किया। उस समन को मिलने के बाद उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लिया। अब एंटीसिपेटरी बेल उसने लिया, हमारे को रिस्पोंडेंट बना के रखा था, लेकिन हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला, और जज के घर में जाकर के उन्होंने बेल ले ली, और उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल लेकर के वो आया। 1 महीने की उसको एंटीसिपेटरी बेल मिली थी। जब वो आया तो उससे हम लोगों ने पूछा, उसका स्टेटमेंट विधान चंद्रा साहब ने लिया था, और उस स्टेटमेंट को लेने के बाद में उसके ऊपर दबाव डाला गया कि जो ये ईओयू है, इसके जो पार्टनर हैं उनके बारे में आप बताइए या उनको। उसने पहले तो दुनिया भर का नाटक किया कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उनके जो पार्टनर थे उसमें से एक जो पार्टनर था उसका नाम लोगों ने बदल दिया था, वो किसी और नाम से ऑपरेट करता था, उसका असली नाम कुछ और था। और दूसरा एक और था जो अखिलेश्वर का रहने वाला था, उसको बोला कि वो भाग गया है, मर गया है, ये हो गया। बट जब वो गया 30 दिन के बाद जब वो गया तो उसने उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करने के लिए बोला। जब वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आया तो हम लोगों ने उसको सरेंडर नहीं करने दिया, और उसके पहले ही उसको उठा करके वापस कस्टम हाउस में लेके आए और उसका स्टेटमेंट लिया। उसके बाद में उसको भी अरेस्ट करके अंदर डाल दिया। उस ईयू का काम ये था। अच्छा, उस ईयू के अलावा जब वो आदमी हम लोगों ने सीएचए के यहाँ पे पकड़ा था तो वहां पर एक दूसरी फर्म या कंपनी जो है वहां पर उसके क्लियरेंस के लिए भी वो आया करता था। तो वो एक नया केस खुल गया। एक केस तो वो था जिसके लिए बड़ौदा में टीम गई थी और वहां से उन्होंने रिपोर्ट किया था। दूसरा एक और केस खुल गया जो कि बिल्कुल फिक्टिशियस कंपनी थी, जिसका ना तो एग्जिस्टेंट था और बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। उस केस का इन्वेस्टिगेशन मेरे को दिया गया। जब उस केस को मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उसमें समझ में आया कि ये जितना भी माल बाहर से मंगाते हैं और क्लियर करते हैं, उसमें ये माल डायरेक्टली नहीं मंगाते हैं। ये लोग माल किसी और कंपनी के नाम से आया हुआ होता है, और उसके बाद में ये लोग उसको हाई सी सेल एग्रीमेंट के हिसाब से लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो माल ईयू से क्लियर हो रहा होता है उसको में शायद ये जो हाई सी सेलर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, ये हम लोगों को ऐसा लगा, और उस चक्कर में हमने हाई सी सेलर्स को बुलाया। मेरे ख्याल में अगस्त के महीने में एक हाई सी सेलर जो सूरत में था और जिसका क्लियर हुआ था वो लाया गया। उसको स्टेटमेंट लिया, उसने सही सही नहीं बताया। एक्चुअली कहानी ये थी कि ये लोग क्या करते थे, हाई सी सेल पे माल बेच दिया करते थे और यूएस से करवा करके उस माल को ये लोग खुद मार्केट में बेच दिया करते थे हाई सी सेलर। ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। और जो जिस आदमी को हमने पकड़ा था उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो अपना कमीशन ले लिया करता था। ये गेम था। उस आदमी को हम लोगों ने, जो हाई सी सेलर था, उसको उठा करके अंदर डाल दिया। ये तीसरा अरेस्ट हो गया। उसके बाद एक हाई सी सेलर और हमको मिला, उसको भी उठाया बुलाया और उसको भी हमने अंदर डाल दिया। चौथा हो गया। इस तरीके से हम लोग करते रहे। इस बीच में इसने, जो मास्टरमाइंड था, उसने दोबारा से एंटीसिपेटरी बेल लिया हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से, और वहां से बेल लेकर के, एंटीसिपेटरी बेल लेकर के दोबारा वो आ गया। फिर उसका बयान लिया, लेकिन वही है, वो तो इधर उधर घुमा रहा था, सब कुछ चल रहा था। हमारे उस समय कमिश्नर ऑफ कस्टम जो थे एक्सपोर्ट के, वो एसपीएस पुंडीर हुआ करते थे। अब जून के महीने में हम लोगों ने केस किया था और नवंबर का महीना आ गया था, तो हम लोगों ने पुंडीर साहब से बोला कि साहब हमारे को थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करना है और हमारे को सूरत में जाने की इजाजत दी जाए। मैं और विधान चंद्रा सूरत में गए। वहां पर एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज 1 तारकेश्वर सिंह थे, जिनको मैं जानता था, वो जेएनयू के पढ़े हुए थे। उनसे मिले और एयरपोर्ट में मैंने उनके साथ में ड्यूटी भी की थी।
उन्होंने हमारे को एक ऑफिसर दिया और हम लोगों ने जाके बैंक से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ये वो सब उठा के लेकर के आकर के उसका बैंक का ट्रांजैक्शन देखना शुरू किया, क्योंकि हमें ये पता था कि अगर ये आईसीएसएलआर को पैसा देता है तो किस अकाउंट से देता है, वो हमको देखना था। कुछ ऐसे थे जो हुंडिया, जो उधर क्या बोलते हैं, कारवा देवी रोड पे कहीं पर रहते हैं, उधर से भी ये लोग दिया करते थे। वहां से भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट मंगाए और समझ में आया कि सारा का सारा जो आईसीएसएलआर है उनको पेमेंट जो है वो इस तरीके से इस अकाउंट से होता है। तो जो इनका खान बाजार बंबई में अकाउंट था, बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसको हम लोगों ने फ्रीज कर दिया। वहां पे 4.5 लाख रुपया कुछ था, उसको उठा करके यहाँ पे वो करवा लिया। इस बीच में अगस्त के महीने में सीएचए से भी हम लोगों ने, मतलब मैंने 7.5 दो फर्म में, एक फर्म में और कंपनी में भरवा लिया 15 लाख रुपए। अगस्त के महीने में वो सीएचए एक्सपायर भी हो गया 2000 में। नवंबर में जब हम लोग बैंक से वापस आए डॉक्यूमेंट लेकर के, तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, पुंडरीक साहब का वहां से ट्रांसफर हो गया। जब पुंडरीक साहब वहां से ट्रांसफर होके चले गए तो वहां पर द्विवेदी साहब आ गए। इस बीच में हमारे जो सोमवंशी साहब थे, एसके सोमवंशी साहब, उनके यहाँ पर सीबीआई की रेड हो गई ऑफिस में किसी और मामले में। उस चक्कर में उनका ट्रांसफर हो गया और हमारे पास में राजू साहब आ गए, हमारे ज्वाइंट कमिश्नर राजू साहब आ गए। राजू साहब सीआईओ के इंचार्ज हुआ करते थे, और जब वहां पर आए तो हमने उनको बोला कि साहब इस आदमी को हम अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बार बार एंटीसिपेटिव बेल लेकर के आ जाता है, इसका काफे पोसा ही कर देते हैं। उन्होंने बोला ठीक है काफे पोसा करो। काफे पोसा के लिए हमारे को और एविडेंसेस चाहिए थे। हम लोगों ने वहां से जितने भी चेक पेमेंट थे, बैंक में उनका चेक था, पेइंग स्लिप थी, ये सब मंगा करके उसको स्टडी किया और जी कुरी हैदराबाद को भेजा, वहां से राइटिंग वेरिफिकेशन करवा करके राइटिंग एक्सपर्ट से। और जब वो पूरा पूरा हमारे पास में आ गया तो हम लोगों ने काफे पोसा प्रपोजल बनाया। अब काफे पोसा प्रपोजल बनाने के बाद में हम लोगों ने उसको दिल्ली में भेजा, ये सोच करके कि अगर वो मुंबई में भेजेंगे तो वहां पर शायद मंत्रालय में जाकर के वो मैनेज कर लेगा, तो हम लोगों ने दिल्ली में भेज दिया। जून के महीने में 8 या 9 जून को वो हम लोगों ने काफे पोसा प्रपोजल दिल्ली भेजा। कमिश्नर ने साइन किया, डॉक्यूमेंट उन्होंने देखे थे, ज्वाइंट कमिश्नर भी देखे थे, डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन भी उन लोगों ने सबने किया था। उसके बाद 2 महीने तक कंटिन्यूसली इसके ऊपर स्क्रूटनी होती रही। ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट सेक्रेटरी काफे पोसा उस समय सोमनाथ पाल हुआ करते थे, उनके सानिध्य में ये सारा का सारा काम चला और अल्टीमेटली 14 अगस्त 2001 को काफे पोसा के 2 डिटेंशन ऑर्डर इश्यू हुए 2 भाइयों के खिलाफ। काफे पोसा ऑर्डर इश्यू होने के बाद तीसरे दिन 14 तारीख को ऑर्डर इश्यू हुआ था, जिसको विधान चंद्रा दिल्ली से लेकर के आए थे, क्योंकि उस समय मेरे कजन था, देहरादून में देहांत हो गया था, तो मैं देहरादून चला गया था। 17 तारीख को जब वापस आया तो हमारे को सूरत भेजा गया कि जाकर के इसको कमिश्नर ऑफ पुलिस सूरत को दे करके आओ। हम गए वहां पर, कमिश्नर ऑफ पुलिस उस समय बीके गुप्ता हुआ करते थे, उनको दिया, उसके बाद चले आए। गुप्ता साहब ने आनंद फानन एक काम किया और जो काफे पोसा डिटेंशन ऑर्डर दोनों के खिलाफ हुआ था, उससे एक भाई को उन लोगों ने अगस्त के महीने में गिरफ्तार कर लिया, रिटेन। उसके डॉक्यूमेंट, लाइट अपन डॉक्यूमेंट देने के लिए हम लोग बड़ौदा सेंट्रल जेल गए, डॉक्यूमेंट दिया। उसके बाद उसके रिपोर्ट हुई, वो इंदौर में रखी थी इन लोगों ने एडवरी बोर्ड मीटिंग। दिल्ली के जो 3 जजेज आए थे उनके सामने रिपोर्ट हुआ और उस एडवरी बोर्ड में उनका डिटेंशन ऑर्डर कंफर्म हो गया। उसके बाद उसने गुजरात हाई कोर्ट में अपने भाई के द्वारा पटिशन डाला। उस पटिशन की सुनवाई पहले नवंबर के महीने में थी। मैं अहमदाबाद गया वहां पर पहली सुनवाई में और वहां पर एक वकील से मिला, वकील ने ले लिया केस। उसके बाद में डेट पड़ गई, दोबारा जब डेट पड़ने को हुई तो यहाँ से राजू साहब का ट्रांसफर हो चुका था और दूसरा एक एडिशनल कमिश्नर वहां पर आ गए थे, निर्मल सिंह। निर्मल सिंह ने मेरे को अहमदाबाद जाने नहीं दिया और उस दिन वहां पर सुनवाई हुई और उसका काफे पोसा क्वैश हो गया। क्यों क्वैश हुआ? क्योंकि 2 स्टेटमेंट जो रेलेवेंट नहीं थे, फिर भी उन्होंने बोला था कि उन्होंने लिया था कि भाई दिस डॉक्यूमेंट हैव बीन नॉट रिलाइड अपॉन दिस एंड दैट करके उसमें उनको छोड़ दिया। जब उसका काफे पोसा क्वैश हो गया तो दूसरे भाई का, जिसका काफे पोसा अभी नहीं एग्जीक्यूट हुआ था,
उसने वहां पर पिटीशन डाला, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को बोला नहीं, जब तक तुम सरेंडर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा केस नहीं सुना जाएगा प्री एग्जीक्यूशन स्टेज पे। उसने वहां से विड्रॉ कर लिया। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में डाला 2002 के जनवरी में। वेकेशन था, सुनवाई हुई, जस्टिस चित्रे साहब के सामने वो केस था। हमारे वकील साहब जैसा जब होता है कि वो बोलते थे हम आएंगे और फिर नहीं आए, ऐसा कुछ तमाशा हुआ। अल्टीमेटली उस केस को वहां पर छोड़ दिया गया। मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा लगता है, तो क्या कर सकते हैं। फरवरी के महीने में उसमें फैसला आ गया और उसका प्री एग्जीक्यूशन का जो पिटीशन था उसको उन्होंने क्वेश कर दिया। उसके बाद काफी पोसा ऑर्डर जब निकल जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का जो होता है वो साफेमा में हम लोग अटैच करते हैं। 2002 के जून तक हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल लेकर के और साफेमा अथॉरिटी को भेज दिया कि भाई तुम इसमें एक्शन लो। और जून के महीने में 2002 में हम लोगों ने, चूंकि उसके अंदर कुछ फ्रॉड था, फॉर्जरी थी, इसके लिए हम लोगों ने सीबीआई को केस रेफर कर दिया। 2002 की जून में ये होने के बाद ये बंदा हमारे को खूब नचाता, खूब नचाया इसने, खूब नचाया। मतलब जब इसको लगा कि साफेमा में मेरी प्रॉपर्टी जा रही है तो इसने नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी वाइफ के थ्रू एक पिटीशन दिया और उसमें बोला कि उसकी वाइफ ने बोला कि मेरे ससुर जी बीमार रहते हैं, उनको कैंसर हो रखा है, तो मेरे पति का जो डिटेंशन ऑर्डर है उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी के महीने में उसमें स्टे लगा दिया। 28 जनवरी 2003 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं गांव चला गया। फरवरी के महीने में वहां फिर सुनवाई हुई, राम जेठमलानी उस केस में अपीयर हुए और उन्होंने ये बोला कि इस केस के जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट हैं और जो डिटेंशन ऑर्डर है वो हमारे पास में है, इसके बेसिस पर, और ये जो डिटेंशन ऑर्डर है और जो इसके रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है, ये इसके भाई से मिलते जुलते हैं, तो इसका प्री एग्जीक्यूशन स्टेज पे पेश कर। जब मैं छुट्टी से वापस गया अपने पिताजी को 13वीं करने के बाद, तो वहां पर वो जो डॉक्यूमेंट थे उनको देख करके मैंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये ड्राफ्ट स्टेज के हैं, ये ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो है ड्राफ्ट स्टेज के हैं, इसके मतलब इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जेएस कापेपोसा के ऑफिस से लीक किया गया है। लेकिन मेरा कमिश्नर उस समय शिशिर कुमार थे, उन्होंने माना नहीं और मेरे ऊपर लांछन लगाना कर दिया कि भाई तुमने इसको, जैसा कि उस जो हाई कोर्ट में जो राम जेठमलानी साहब ने आर्गूमेंट किया उस केस में बाद में जब हियरिंग हुई तो चिदम्बरम साहब भी वहां पर अपीयर हुए थे। उस समय चिदम्बरम साहब प्रैक्टिस करते थे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी। तो जब मुझे ये लगा कि ये लोग गड़बड़ करेंगे और मुझे रगड़ देंगे, मेरा तो बाजा बजा देंगे ये लोग, तो मैंने 28 फरवरी 2003 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक ईमेल किया और उसमें उनसे जस्टिस मांगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वो मेल जो है मिनिस्ट्री को भेजा, का मिनिस्ट्री ने हमारे कमिश्नर को भेजा। कमिश्नर साहब ने मेरे को मेमो दिया कि भाई ठीक है, तुमने हमारे को बिना बताए डायरेक्टली प्रेसिडेंट को क्यों लिखा। मैंने उसका जवाब दिया, 31 मार्च के आसपास शायद मैंने जवाब दिया था। तो उसके बाद में 6 तारीख अप्रैल में 2003 को मेरे भाई साहब का गांव में रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया और मैं गांव चला गया फिर से। वहां पर उनका पूरा पूरा क्रियाक्रम करने के बाद वापस जब आया तो मालूम पड़ा कि 21 अप्रैल 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर के ऊपर स्टे दिया था, उसको स्टे को वेकेट कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूं कि वो स्टे वेकेट जो हुआ था वो क्या था, दिखाता हूं आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये है 21/4/2003 को, दिस पिटीशन वाज कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे
कोरम है जस्टिस, चीफ जस्टिस है जस्टिस वाई के सब्रवाल और जस्टिस एच के शर्मा। पटिशनर कौन है डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, फॉर पटिशनर टीवी रत्नम एंड फॉर रिस्पोंडेंट दिस। ये देखिए यहाँ पर ऊपर देखें तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से पटिशन था और रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी तौफीक की तरफ से पी चिदम्बरम साहब, जसपाल सिंह जैसे ऐसे लोग थे। Learned counsel appearing for the respondent caveator accept notice. Reply may be filed within 2 weeks, rejoinder within 1 week thereafter. Meanwhile, the interim direction as contained in the impugned order dated 16 January 2003 shall remain stayed. There is, however, no stay of hearing of criminal petition this by the High Court. ये करके हमारा मतलब 16 जनवरी को वहां पर उन लोगों ने स्टे किया था। इससे पहले मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से 2002 के रिपब्लिक डे में मुझे चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एस के भारद्वाज साहब ने एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया था, उसको भी बता देता हूँ आपको। जस्ट वेट, अगर मिलता है दिखा देता हूँ आपको। ये मुझे डिपार्टमेंट ने 2022 में अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया था। इसके बाद
2023 के जुलाई के महीने में उस आदमी के ऊपर डिटेंशन ऑर्डर एग्जीक्यूट किया गया और वो बड़ौदा जेल में चला गया। वहां पर जाकर के हम लोगों ने उसको रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट सर्व किए। सितंबर के महीने में उसकी डिलीवरी बोर्ड बम्बई कस्टम हाउस में हुई और उसमें उसका काफेपोसा डिटेंशन ऑर्डर जो है कंफर्म हो गया। इस बीच में शिशिर कुमार जो हमारे कमिश्नर थे, उनसे मैं काफी गुस्से में था कि वो मेरे ऊपर बिना मतलब का इल्जाम लगा रहे थे। इस चक्कर में मैंने बोला कि भाई ठीक है, मुझे आपके अंडर में काम करना। और जैसे ही वर्जरी बोर्ड में वो कंफर्म हुआ, मेरे को 19 तारीख को, सितंबर 19 तारीख 2003 में वहां से छोड़ दिया गया और मैं वहां से आयरलैंड चला गया। वहां से मैं 2004 के सितंबर में डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस में डिप्यूटेशन में आ गया। जब वहां मैं डिप्यूटेशन में आ गया तो वहां पर उन लोगों ने मुझे सूरत में सेंट्रल एक्साइज रिबेट का एक केस हुआ था, उसको मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया। सितंबर से लेकर के और दिसंबर तक हम लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बोर्ड को भेजी और उसके हिसाब से दिसंबर के महीने में बोर्ड ने 46 इंक्लूडिंग 2 डीसी, 2 एसी, मतलब 2 डिप्टी कमिश्नर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरेंट और इंस्पेक्टर और क्लर्क को वहां सस्पेंड करवाने का ऑर्डर दे दिया। 3 दिसंबर 2004 को ये ऑर्डर आया। इस बीच में मुझे पब्लिक कंसर्न एंड गवर्नेंस ट्रस्ट ने एक अवार्ड दिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर ये अवार्ड दिख जाए तो। ये 2004 के विजिलेंस वीक के टाइम में मेरे को मिला था। विजिलेंस वीक जो है 31 अक्टूबर को होता है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, और 4 नवंबर को मुझे ये अवार्ड दिया गया था। देखिए, ये अवार्ड है, ये देखिए, श्री विजय बहादुर सिंह, श्री विजय बहादुर सुप्रीटेंडेंट ऑफ कस्टम्स विजिलेंस and the Directorate of Vigilance Visitor Zone Unit Mumbai exemplify a dedicated and honest officer committed to fighting corruption। ये मेरे को अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड को मिलने के बाद, जैसा कि डिपार्टमेंट में होता है, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको आग लग गई और वो मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो करके। एनीवे, मार्च के महीने में जब इनका सस्पेंशन रिवोक करने का था, उस समय हमारी जो एडीजी थी मिसेज नीरजा शाह, उन्होंने हमें बोला कि आप इनके फेवर में लिख दीजिए और इनका सस्पेंशन रिवोक करना है। मैं बोला मैडम मैं तो नहीं लिखूंगा, जो भी है आप करिए, सस्पेंशन रिवोक नहीं होना चाहिए, अभी तो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन करना है। फिर हम लोग गए सूरत में, मैं और मेरे साथ में एक सुपरिटेंडेंट साई अतांगड़ी, दोनों के दोनों सूरत में गए और वहां पे जाकर के रिबेट का रजिस्टर भी उठा के लेकर के आए। कौन रिबेट के चेक को रिसीव करता है वो सब मालूम करने के लिए हम लोग वापस आए ला करके। लेकिन मैडम को मेरा मना करना जो है कि मैं सस्पेंशन के रिवोक करने के बारे में कुछ नहीं लिखूं, बुरा लगा, और उन्होंने जून के महीने से मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया। पहले तो इन लोगों ने सूरत सामना में एक मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखवाया कि मैंने 2 ऑफिसर को सस्पेंड ना करने के लिए कुछ पैसे ले लिए हैं वहां पर। उसके बाद और भी खुराफातें होती रही। अल्टीमेटली जब मैं तंग हो गया तो मैंने बोला कि अब मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, और मैंने सीबीआई में डेपुटेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दी। सीबीआई में डेपुटेशन को रोकने के लिए इन लोगों ने दिल्ली से किसी एक वकील के थ्रू मेरे खिलाफ कंप्लेन करवाई और मुझे 3 अक्टूबर 2005 को प्रिजन डायरेक्टरेट से रिपेट्रिएट कर दिया। वहां से मैं बाहर आ गया। उसके बाद इन लोगों ने अप्रैल 2006 में मुझे ऑफिसर्स अंडर डाउटफुल इंटेग्रिटी में डाल दिया। मैं पड़ा रहा ओडीआई लिस्ट में। 2008 में जब मेरी पोस्टिंग वापस नवा सेवा से बम्बई कस्टम हाउस हुई तो मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली कि भाई मेरे केस में क्या हुआ है, कब तक मुझे ओडीआई में रखोगे। उस चक्कर में इन लोगों ने मुझे 2009 के अगस्त के महीने में एक माइनर पेनल्टी की चार्जशीट दी।
बाद में जो ये काम कर रहे थे और जो विजिलेंस डायरेक्टरेट के काफी नजदीक थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि अभी तो ये बोनी है, इसके बाद एक और मेजर की चार्जशीट तुमको मिलेगी। मेरा उस समय तक लॉ पूरा हो गया था और मैंने सोचा चलो ठीक है, डिपार्टमेंट से निकल जाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने दिसंबर के महीने में वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल दी। नवंबर में इन लोगों ने मेरा एक घटिया से स्टेटमेंट लिया और उसके बाद जब मैंने रिटायरमेंट की एप्लीकेशन डाली तो इन्होंने मेरा रिटायरमेंट मंजूर नहीं किया। और जब मैं 50 साल का पूरा हो गया अप्रैल 2010 में, तो मैंने बोला भाई ठीक है, आप मुझे 48 में नहीं छोड़ते तो 56 के में छोड़ो। 56 के में इन लोगों ने मुझे अगस्त के महीने में छोड़ दिया। उससे पहले इन लोगों ने मुझे मेजर पेनल्टी की चार्जशीट दी थी। उसमें एलिगेशन ये लगाया कि मैंने सीएचए से पैसा लिया। सीएचए 2000 में मर चुका था, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी इन्होंने बोला कि मैंने सीएचए से पैसा लिया। जब ये चार्जशीट इशू की तो जिस सीएचए से मेरे ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया था पैसा लिया है, वो उस समय इस दुनिया में नहीं था। वो 2007 के जुलाई के महीने में मर चुका था। इन्होंने 2010 के जुलाई में मुझे चार्जशीट दी थी। तो मैंने बोला ये इंक्वायरी गलत है, इसको आप मत करिए। दूसरी बात ये करप्शन का केस है, आप इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, ऐसे कुछ कहा। खैर 2010 में वो चार्जशीट मिली। 2014 में इन लोगों ने सीवीसी की सेकंड एडवाइस लेकर के इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करके मेरे को जब कॉपी दी तो मैंने उसमें ऑब्जेक्शन उठाया कि जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। इन लोगों ने मेरे को जवाब नहीं दिया और सब मामला दिल्ली भेज दिया। 2019 में जब मैंने चीफ कमिश्नर कस्टम्स मणि भट्टाचार्य के सामने अप्रोच करके साहब मेरी प्रोविजनल पेंशन तो दे दो, तो उन्होंने प्रोविजनल पेंशन देने की शर्त में ये रखा कि आपको जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट है उसके ऊपर कमेंट देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, तो मैं प्रेजेंटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट पे मैं तो पूरा पूरा जो शुरू से लिख रहा हूँ वही लिखूंगा। मुझे प्रेजेंटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट दी गई, मैंने उसका जवाब दिया 1 अगस्त 2019 को। उसके बाद सितंबर 2023 में मुझे यूपीएससी की एडवाइस भेजी गई। उसमें मुझे बोला गया कि आपकी 100% पेंशन कट होगी और 100% ग्रेजुएटी कट होगी। और अक्टूबर के महीने में मेरे को ऑर्डर पास, मैंने उसका रिपिटिशन भी दिया, उसमें सब कुछ लिखा, नए नए चार्ज बनाए थे, ऐसा था वैसा। फिर भी इन्होंने नहीं माना और अक्टूबर के महीने में ऑर्डर इशू करवा दिया कि मेरी 100% पेंशन कट और ग्रेजुएटी कट का ऑर्डर आ गया। इतना सब बताने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही कहना है आप लोगों से कि आप अगर किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहां पर आपके बॉसेस करप्ट हैं, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप वहां पर ईमानदारी से काम मत करिए। आप जैसा करंट बहता है उसके हिसाब से बहिए। अगर आप करंट के खिलाफ बहेंगे तो आपको ये लोग मतलब ऑनेस्टली काम करना ही वहां पर सुसाइडल है। मैंने देख लिया है। मेरे को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला, पीसीजीटी ने अवार्ड दिया, लेकिन इस डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर्स ने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया। मेरी 25 साल की सर्विस का बाजा बजा दिया। मुझे एक भी पैसे की पेंशन नहीं मिलती है, ना मुझे ग्रेजुएटी देते हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात मुझे इस बात का दुख है कि ये जो काम हुआ था उस समय तो चिदम्बरम साहब थे, उस समय मनमोहन साहब की गवर्नमेंट थी, लेकिन इन लोगों ने, यानी जो ये मोदी साहब की गवर्नमेंट है, इन लोगों ने भी इस तरीके का व्यवहार किया है। ये मुझे किसी भी तरीके से पछता नहीं है। तो मैं ये 40 मिनट का वीडियो आपके सामने बना करके आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप अगर सरकारी नौकरी में जाते हैं तो मेरे भाई कभी भी ईमानदार रहने की कोशिश मत करना। ईमानदार रहने की कोशिश करोगे तो मेरे जैसा ही आपका बुरा हाल होगा। मेरी उम्र करीब 65 साल की हो गई है। अब इस उम्र में ना तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर पाता हूँ, ना कहीं जा पाता हूँ, ना मेरे पास पेंशन है, ना मेरी ग्रेजुएटी है। देखते हैं आगे कैसे जिंदगी कटती है, कैसे गुजारा होता है। लेकिन यही है कि अगर मैंने भी सबके साथ में मिलकर के करप्शन से काम किया होता तो आज की डेट में ये हालत नहीं देखता था। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस समय आपके साथ में बुरा व्यवहार हो रहा होता है, डिपार्टमेंट बुरा काम कर रहा होता है या कोई भी काम हो
बुरा पूरा होता है। उस समय आपका कोई साथ नहीं देता, ना आपका परिवार साथ देता है, ना आपके दोस्त साथ देते हैं, सब बने-बने के साथी होते हैं। तो ये वीडियो बना कर के मैं अपनी पर्सनल व्यथा आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और बाकी पब्लिक के साथ तो भी मतलब को बताएं कि भाई ऐसा है, अगर आपको डिपार्टमेंट में काम करना है और वो भी कस्टम जैसे डिपार्टमेंट में काम करना है, तो ईमानदारी से काम मत करना। ईमानदारी से काम करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। ईमानदारी सिर्फ कहने के लिए अच्छी होती है, जो ईमानदारी से एक्चुअली काम करता है उसका हाल मेरे जैसा ही होता है। ना मोदी, ना अमित शाह, ना निर्मला क्या है ये सीतारमन, कोई आपके फेवर नहीं करता है। सबके सब एक ताली के चट्टे बट्टे हैं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। आपने सांस ली है और आप ही मरोगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, जैसे कि मेरा बुरा हाल है। थैंक यू, नमस्कार।